तो अब जो आपके सामने एक प्रॉब्लम शो हो रही है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो भाई क्वेश्चन ये है कि इसमें दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, लॉन्ग और स्ट्रेट वायर्स। तो वो दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो जो लॉन्ग वायर होती है ना, वो हम जो डेरिवेशन करते हैं इन्फानाइटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होता है जब हम लॉन्ग वर्ड वहाँ पर आता है। और अगर ये लॉन्ग वर्ड ना लिखा हो तो फिर वायर के डायमेंशंस गिवन होते हैं, फिर वो फाइनाइट लेंथ वाला केस बन जाता है। तो इन्फानाइट वायर है और स्ट्रेट वायर है। तो वो जो इन्फानाइट वायर होती है जिसमें से कुछ करंट आई पास करता है, उसकी सिचुएशन है। तो पहले हम उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो भाई अगर मान लो आपके पास इस तरह से कोई वायर है, काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। वैसे इन्फिनिटी नहीं होता, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफ़ी पास होता है, तो हमें वायर के एंड नज़र नहीं आते। तो जब आपको वायर के एंड्स ही नहीं नज़र आएंगे, आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा इनफाइनाइट लेंथ है, काफ़ी पॉइंट क्लोज होता है वायर के, तो इसलिए इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो इस तरह की वायर पे अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है डिस्टेंस आर पे, और इस वायर में से कुछ करंट आई पास कर रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, ठीक है, पी पॉइंट पर, वो कितनी होती है, मैं अभी उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। सेंटर मतलब अगर ये सिलेंड्रिकल वायर है ना, इसका एक एक्सिस होगा, तो उस एक्सिस से ये डिस्टेंस होता है आर। तो ये मैग्नीट्यूड है, अभी इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से समझेंगे। अब डायरेक्शन भी देखनी है किधर होती है। तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ध्यान से समझना है। अपने राइट हैंड को फ़ोन की स्क्रीन पर रखना है और थंब को इस करंट के अलोंग रखना है, ठीक है। तो हमारा जो थंब होना चाहिए राइट हैंड का, वो इस करंट के अलोंग होना चाहिए। रखो अपना हाथ स्क्रीन के ऊपर और अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे ना, तो आपकी फिंगर इस एंड से अंदर जाएगी, वायर के पीछे की तरफ जाएंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इस तरह की सर्कुलर सी होती हैं। अब इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, लेकिन हर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो वो तो टेंजेंट बनेगा। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना स्क्रीन से बाहर आएंगी। तो मैं यहाँ पर ना ऐसे डॉट लगा देता होता हूँ। तो उस केस में अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो वो इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करी जाती है। डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन एंड आउटवर्ड, बाहर भी लिखना है साथ में, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता हमारा पॉइंट राइट साइड पे होता वायर की, तो फिर यहाँ पे क्रॉस लगाया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। डायरेक्ट इसका क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन एंड इनवर्ड, ठीक है, अंदर और स्क्रीन के परपेंडिकुलर। तो भाई आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों याद रखने हैं लॉन्ग वायर के केस में। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस और करंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो एक कांस्टेंट है और ये वैक्यूम की जो परमेबिलिटी है ये वो होती है वैक्यूम परमेबिलिटी। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रेट वायर के केस में काम में आएंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमें दिया गया है, यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि ये सारा कुछ वैक्यूम के अंदर ही पड़ा है, ठीक है। अगर वैक्यूम ना होता तो फिर हम म्यू नॉट के साथ यहाँ पर म्यू आर भी लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी रिलेटिव होती है वो भी साथ में लग जाता है फैक्टर अगर कोई और मीडियम हो। लेकिन वैक्यूम के अंदर ये म्यू आर नहीं लगेगा। वैक्यूम के अंदर हमारा जो फॉर्मूला है, फिर से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर। अब हम इस केस में डायरेक्शन और दोनों चीज़ें देखेंगे। तो क्वेश्चन पे वापस आ जाएं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सा बन रहा है। यहाँ पर एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर है, और दे आर वर्टिकली पियर्स द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ऐसे स्क्रीन के अंदर ऐसे घुसा रखी हैं दोनों वायर, हैं स्ट्रेट वायर्स हैं। मतलब अगर आप ऊपर से देख रहे हो स्क्रीन को तो वायर स्क्रीन से बाहर आ रही हैं। तो यहाँ एक वायर है, यहाँ एक वायर है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और ये सब मिलके सिस्टम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। एंड दे कैरी द करंट ऑफ 2 एम्पेयर। तो आई मुझे दे दिया, बट द करंट इज आउट ऑफ पेपर। तो अगर करंट हमारा आउट ऑफ पेपर है तो डायरेक्शन ऐसे लिखी जाएंगी करंट की। अब ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। अब यहाँ पे
हमें बताना है कि इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब पहले एक बार डायरेक्शन समझ लो, फिर हम सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से डायरेक्शन समझ लो। तो भाई यहाँ पर हमारा जो करंट है वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, मैं लिखूंगा साथ साथ। तो यहाँ पर करंट इज आउटवर्ड, परपेंडिकुलर तो है ही है लेकिन बाहर आ रहा है। अब आपने जैसे यहाँ पे अपना थंब अलाइन किया था करंट के अलोंग, वैसे ही स्क्रीन पर अपना थंब अलाइन करिए करंट के अलोंग। मतलब अपने राइट हैंड को, आप राइट हैंड को ध्यान से समझिए, राइट हैंड को, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल लगता है यहाँ पे। अपने राइट हैंड को स्क्रीन पे रखिए लेकिन थंब बाहर की तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, और अपनी फिंगर्स को घुमाइए। तो आई एम श्योर आपकी फिंगर P पॉइंट से ऐसे सर्कल में घूमेगी। अगर थंब आपका बाहर है, थंब स्क्रीन से बाहर है, तो फिंगर्स जो आपकी हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। कैसे घूमेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन समझनी बहुत ज़रूरी है इस वायर के लिए। इस वायर के लिए क्या होगा, फिर से थंब बाहर है तो फिर से आपकी फिंगर्स यहाँ पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। मतलब यहाँ सेंटर बनेगा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी और यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है P पॉइंट पर, इस वायर के लिए अगर ऐसे बनेगी तो दूसरी वायर के लिए ऐसे बनेगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। मैंने डायरेक्शनें बता दी, आपको दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा नेट फील्ड निकालने के लिए। और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके आंसर फाइंड करिए, नहीं तो मैं अभी सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो वायर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बनाई गई है, ठीक है, और वायर 2 की है वो ऐसे बनाई गई है। ये कैसे आई है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब अपना थंब आप आउटवर्ड रखेंगे तो आपकी फिंगर यहाँ से ऐसे घूमेंगी, ठीक है, ऐसे। और जब आप इस केस में भी थंब आउटवर्ड रखेंगे तो फिंगर ऐसे घूमेंगी। तो वहाँ से हमने दो वेक्टर लिख लिए, B1 और B2। अब B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है? B1 इज इक्वल टू B2, यहाँ B माना गया है, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो है म्यू नॉट करंट डिवाइड बाय 2 पाई R। तो R जो है वो डिस्टेंस होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। तो वो R कितना है? वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला। दोनों केस में R सेम है, इसमें भी R सेम है, उसमें भी R सेम है। और इस R की वैल्यू हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो R हमारा 4 सेंटीमीटर है, विच इज़ 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब एंगल देखेंगे फटाफट। तो भाई यहाँ पर ना ऐसे आप देखिए Z बन रहा है, ये मैं हाईलाइटर से बनाता हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर ये लाइन, फिर ये। तो यहाँ अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 का होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस डायरेक्शन में, रेड वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, ये फिर से मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। ये टेंजेंट इस लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर इतना एंगल 60 है तो बाकी जो बचा वो कितना होगा? 30 डिग्री। तो वो यहाँ एंगल हमें लिखना है कि इतना एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है। अब हम इधर जो B1 बना है उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा एक वेक्टर बना मेरे पास B1, इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया और एक कंपोनेंट इधर चला गया। तो जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है उधर हमारे पास बनेगा B cos 30 और इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा B sin 30। तो एक तो ये हो गया। सिमिलरली फॉर B2 अगेन दिस एंगल इज 30 डिग्री, और फिर से हम इधर बनाएंगे, इसमें ऐड हो जाएगा B cos 30 और इधर नीचे की तरफ बन जाएगा, फिर से यहाँ लिखा हुआ है B sin 30। तो जो नेट फील्ड है वो जस्ट इन कॉज कंपोनेंट्स का सम होने वाली है, और ये साइन कंपोनेंट्स क्योंकि ऑपोजिट हैं और बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। तो हम इनको काट देते हैं। काटने का मतलब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कैसे काटें? ऐसे काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो जो नेट फील्ड है वो सिंपल ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट इज़ 2B cos 30, और B हमारा इस फॉर्मूले से पुट कर देना यहाँ पे। तो 2 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटू cos 30। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 है, आपके सामने ही है, और बाकी सारी वैल्यूज़ भी हमने जस्ट पुट करके सॉल्व कर लेना है। एंड आंसर इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, और यहाँ सब कुछ हमने ऐसे यूनिट में ही पुट करना है, आप ध्यान देंगे, इसलिए आंसर टेस्ला में आया है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है। तो आई होप आप इसमें कुछ समझे। अब देखिए, आने वाली वीडियोस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी स्ट्रेट कंडक्टर्स के ऊपर, तो
तो स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला आज रिवाइज कर लिया, आने वाली वीडियोस में भी रिवाइज करेंगे। तो जब बार बार आप सेम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा और आप फिर प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू।